गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार जो पिछली कक्षा में अपन ने विमाओं के अनुप्रयोग जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें पहला अनुप्रयोग नए सूत्र व्युत्पन्न करना या दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये अपन पढ़ चुके थे। वो आपका एक मेथड क्लियर हो चुका होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो मैं करने के लिए आपको दूंगा। तो आज अपन क्या करेंगे, अगले अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अगला अनुप्रयोग है सूत्रों की सत्यता की जांच करना। भाई, सूत्रों की सत्यता की जांच करना कि कोई दिया गया सूत्र है वो सत्य है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, सत्यता की जांच, दाएं पक्ष की विमा बराबर होनी चाहिए बाएं पक्ष की विमा के। तो सूत्र विम्य दृष्टि से, किस दृष्टि से, विम्य दृष्टि से सत्य होगा। बाकी सत्य होगा, अन्यथा नहीं। अब देखो, इतना सा मैंने लिखा दिया, अब बस आपको इतना क्लियर होना है क्या कहा मैंने। क्यों सूत्र दिया हुआ है, उसका LHS RHS होगा, दायां पक्ष होगा, बायां पक्ष होगा। अगर दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के या बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको ये कर दो बायां और ये कर दो दायां, ठीक है। यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी तो सूत्र विम्य दृष्टि से सत्य होगा, अन्यथा नहीं। तो देखो, विम्य दृष्टि से सत्य होगा, बाकी सत्य है कि नहीं है वो अपने को नहीं पता। अपन तो विमा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन सूत्र की सत्यता की जांच विम्य दृष्टि से करेंगे कि भाई हाँ, विमा मैच हो रही है, विम्य दृष्टि से सत्य है। आगे सत्य हो नहीं हो, कोई कमी हो, वो उससे हमें मतलब नहीं है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर एक का एक क्वेश्चन है, इनका सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, दिए गए सूत्र हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh की सत्यता की जांच करो। ऐसा सवाल आ गया तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा भाई LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हाफ mv स्क्वायर है, आपको पता है। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि आधा विमाहीन है, आधा विमाहीन है ना, तो इसलिए आधे की विमा होगी नहीं। m मास m1 हो गई और वेग का विमा का स्क्वायर L1 t-1 का स्क्वायर, तो ये विमा आ जाएगी m1 L2 t-2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, mgh की विमा निकालनी है, तो मैं ये लिख देता हूँ mgh, इसको लिखूंगा RHS बराबर mgh। अब mgh की विमा निकालनी है तो m की हो गई m1, लास्ट में बक्सा बनाना है, पहले कहीं पे नहीं भी बनेगा तो चलेगा, t-2 त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है g, तो L1 t-2 बार बार कर चुके हैं, अब तो यार दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया m1, L1 और L1 घात कितनी हो गई 1, और फिर आधार समान घातें जुड़ती है तो 1 और 1 2 हो गई -2। ये हो गया RHS। क्लियर। तो अब अपन लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS
अतः दिया गया सूत्र, लास्ट में लाइन लिखना जरूरी है, दिया गया सूत्र विम्य दृष्टि से सत्य है। अगर दोनों की विमा मैच नहीं करती तो अपन लिख देते विम्य दृष्टि से असत्य है। ठीक है, ये नोट करिए। तो ये अपन ने देख लिया सत्य, ये हो गया। अब अगला एक सवाल है, वो आप होमवर्क पे करिए, नोट्स में दिया हुआ है, होमवर्क में मैं डाल देता हूँ। क्वेश्चन है कि बल, तो ये दिया हुआ रहेगा बल, और विमा सबकी दी हुई होगी तभी पता होगा, नहीं तो कुछ की तो पता होनी चाहिए। तो देखो ये बल की विमा है, बल की विमा लिख देना, ये द्रव्यमान है, ये वेग है और ये त्रिज्या है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सूत्र आप ये घर पे हल करिए। ठीक है, क्लियर? नहीं आए तो आप पूछेगा। क्लियर? दूसरा सवाल एक ये होमवर्क के लिए दे देते हैं और एक दे देते हैं टी बराबर, ये जो अपन ने सूत्र व्युत्पन्न किया अभी, ये भी आप घर पे ट्राई करिए। क्लियर? कहूँ तो मैं बता देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलो ये बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बताता हूँ। एक ये आप घर पे कर लेना, एक तो कर ही लेना। तो कहा टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टा जी, तो मैंने कहा भाई एल एच एस, मैंने कहा भाई एल एच एस, तो एल एच एस में कहा भाई क्या है T1, समीकरण एक हो गया सीधा। मैंने कहा आर एच एस, तो ये हो गया 2 पाई रूट में एल बटा जी। क्लियर? अब देखो, चूंकि लिखना जरूरी है, हर एक स्टेप लिखना जरूरी है, सामने वाले शिक्षक को कुछ नहीं आता, ये आपको मान कर चलना है। तो 2 पाई लाइट बंद कर देते हैं, फ्लैश ज़्यादा आ रहा है। तो 2 पाई विमाहीन है, तो ये तो विमाहीन हो गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं L1 अंडरूट में, या पावर कर दो भले इसकी L1, और ये इसकी विमा होती है L1 T माइनस 2। क्लियर? तो L1 से L1 कटा, तो ये T माइनस 2 गया ऊपर T2, और इसकी पावर ऊपर आधा है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, T की पावर 2 इंटू आधा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या T। तो अपन कह सकते हैं RHS जो है उसकी विमा कितनी हो गई T1। समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर RHS, अतः यह सूत्र, अतः दिया गया सूत्र, ये वापस लिख देना, अतः दिया गया सूत्र विम्य दृष्टि से सही है, अतः दिया गया सूत्र विम्य दृष्टि से सही है। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से ये अपने हो गया। एक और वापस देख लो भाई, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वापस देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो 10 बार पूछिए। अरे अगर एक वीडियो आप आराम से मेरे ख्याल से 2 बार देख लोगे ना, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, कहीं दिमाग में सेट हो जाएगा, छप जाएगा, गारंटी है ये चीज़ मेरी। ठीक है, बस 2 बार वीडियो को देखना है, एक बार नॉर्मल देखना है और सेकंड टाइम स्पीड को डबल करके देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनिए, एक बार जो पढ़ने का तरीका है नॉर्मली, ठीक है, मुझे भी अगर कोई ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ाए तो मुझे बोरियत लगता था, तो आपको पहले जब समझा रहा हूँ तो आपको धीरे से वीडियो देखना है, और जब आप इसका रिवीजन करो तो आप स्पीड में देखो।
तो डबल में देखोगे तो जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होता जाएगा, क्लियर, और एकदम माइंड में छप जाएगा, और गारंटी है किसी सवाल में गलती नहीं होगी। अगला चलते हैं, ये आपका होमवर्क है भाई, ध्यान रखना, ये घर पे करना है। गृह कार्य, गृह कार्य में घर का कार्य, भाई घर का कार्य ऐसे नहीं है कि सब्जी बना ली कि झाड़ू पोछे कर लिए, ठीक है, घर पे जो पढ़ाई करनी है उसका कार्य है भाई, ठीक है। तो ये तो भाई हो गया, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, जो अपने कर दिया सिद्ध, ठीक है। कुछ लोग ये सवाल को इसमें नोट्स में ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, t बराबर 2 पाई रूट में l बटा जी था, क्या करो दोनों तरफ वर्ग कर लो। अब विमाओं की सत्यता की जांच कर लो, अब भी हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर विमाहीन हो जाएगा, इसकी पावर तो क्या है t2 है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L1 t माइनस 2, L1 से L1 कटा तो t2 ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों मैच हो गई, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वाला मेथड ज़्यादा उचित है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अब है तीसरा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए, तो इसको भी अपन करेंगे। सवाल सीधा लेके, एक मात्रक पद्धति, विमीय विधि से एक मात्रक, टॉपिक क्या है, तीसरा अनुप्रयोग, विमीय विधि से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, भाई कैसे बदलेंगे, सवाल कर लेते हैं। सवाल, क्वेश्चन बदलेंगे तो आप लिख देना n1u1 बराबर n2u2 से, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जाता है, ऐसे इस तरह से लिख देना। अब आता है क्वेश्चन कि एक या उदाहरण, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, डायन नहीं है, डाइन है, ध्यान रखना। पता बात आ रही समझ में, क्लियर। तो ये ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, क्लियर दिमाग में। चलो, डाइन है, डायन नहीं है। अभी मैं इसकी कहानी भी बताता हूँ आपको एक, पहले आप इसको नोट करिए, ये यहाँ तक। अब सुनिए, इसकी एक बेसिक मेथड बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड, ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड है। तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, n1u1 प्रश्नानुसार, n1u1 सूत्रानुसार n2u2, ठीक है। n1 कितना है, एक, मात्रक क्या है न्यूटन, n2 क्या है पता नहीं, दूसरा मात्रक क्या है डाइन, क्लियर। ये आपको 10वीं कक्षा में भी पता होगा कि एक न्यूटन में, पता होगा, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। क्या होता है, बस डायन, डायन याद कर लो भले, पर डाइन होता है, ठीक है, क्लियर। क्लियर भाई, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, तो क्लियर। ये आप 10वीं कक्षा में पढ़े हो। अब आ जाओ इधर, न्यूटन की विमा, तो देखो ध्यान से देखो, मात्रक पद्धति बदलने पर विमा नहीं बदलती है, एक पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट है। वापस से जितना जितना कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा। मात्रक पद्धति बदलने पर
विमाएँ नहीं बदलती है, विमाएँ नहीं बदलती है, विमाएँ नहीं बदलती। जैसे जैसे आ रहा है ना, मैं आपको पॉइंट लिखवाता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो मात्रक पद्धति बदल, ऐसा नहीं है कि एमकेएस में विमा ये है और सीजीएस में विमा बदल गई, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना भाई प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन में कितने डाइन है ये अपने को पता करना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो विमा बताओ भाई, बल्कि बात अलग से पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको रटवा दी थी, याद है, M1 L1 T-2 और एक ही रटवाई थी, इसलिए बता कि ये काम आएगी। जिसके बारे में मैं याद कर रहा हूँ भाई उसकी विमा पता होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एक M1 L1 T-2 N2 और M1 L1 विमा मात्रक पद्धति, विमाएँ तो चेंज नहीं होती, ये लिख दिया मैंने, कोई तकलीफ नहीं है। एक N2 न्यूटन और डाइन, भाई है तो बल के मात्रक की, तो विमाएँ लिख दी। लेकिन यार समान विमाएँ लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो इनको अलग करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको कर देता हूँ 1 1 1, इनके लेग में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 2 2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इनके लेग में ऐसे लिख दिया मैंने 2 2, कोई तकलीफ नहीं है। अलग अलग बताना पड़ेगा, नहीं तो ये समान हो गया, कट गया, इधर से उधर काटा, दायां पक्ष बायां पक्ष से काटा, काटा तो बचा गया, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए अपने इतनी समझदारी रखनी है, पहले अपने ये संख्याएं रखी, फिर इन दोनों की विमाएँ रखी, और फिर इसको 1 1 1, इसको 2 2 2 कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब N2 अपने को निकालना है, सबको उधर शिफ्ट कर दिया, और अपने को पता है कि ये जो M1 L1 T1 है ये MKS का है और ये CGS का है, ये ध्यान रखना है। ये CGS के हैं और ये MKS के हैं, ये ध्यान रखना। ये किसके हैं? ये MKS के हैं, और ये जो भी है CGS के हैं। ठीक है, चलो अब N2 क्या हो जाएगा, उधर पक्षांतरण करेंगे तो 1 तो है, कोई मतलब नहीं है। M1 बट्टा M2, L1 बट्टा L2, T1 बट्टा T2, उधर आ गए। घात देखो एक एक है, तो दोनों की घात क्या होगी? 1। देखो ये इसके नीचे आया, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो M1 बटा M2 की घात 1। ये इसके नीचे आया, L1 बटा L2 की घात 1, और T1 बटा T2 की घात इधर आया, तो क्या हो जाएगी? -2। ध्यान से देखिए, ये जस्ट इसके नीचे जाएगा तो T2 की घात -2, तो T1 बटा T2 की होल की पावर -2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत होगी कहाँ से? दिमाग में सेट कर लो भाई, अरे होशियार बन जाओगे, सब आइंस्टीन न्यूटन बन जाओगे भाई। रट्टू तोता नहीं बनना है भाई, तोते सिर्फ चिड़िया घर में या पिंजरे में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे अपन इनका मान लिखना शुरू करते हैं। ये सब आपको बताया MKS में, तो इन सब के MKS की मात्रक रखो। तो MKS का क्या होता है? मीटर होता है। मीटर नहीं, मास, ये M मास है, लेंथ है, टाइम है, तो मास का होगा kg। ये मीटर और ये सेकंड, कोई तकलीफ नहीं है। बट्टे में इसका होता है ग्राम, इसका होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड का सेकंड ही रहता है। फिर वापस से ब्रैकेट बनाया और घातें चढ़ा दी भाई। घातें चढ़ाओ क्या चढ़ाओ, ये तो कट गया, 1 1 की पावर -2, कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हट गया। इसका कोई मतलब नहीं, काटा बचा 1, तो ये तो हट गया। क्लियर भाई सबको? ये तो हट ही गया। क्लियर? अब इसको इधर करते हैं हल, पुनः लाल कलर पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जिसका ध्यान भटका वो जिंदगी में जगह जगह पे है अटका। किलो, किलो बताया था भाई, किलो किलो कितना बताया था? 10 की घात 3 बताया था किलो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताया था कि नहीं बताया था? तो फिर किलो। और सेंटी, सेंटी सेंटी बताया था 10 की घात -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और ये है मीटर, और सेंटी बताया था 10 की घात -2 मीटर। सेंटी मतलब बताया था मैंने भाई, सेंटी मत हो जाना, ये वो वाला सेंटी नहीं है भाई। क्लियर? बात आ रही समझ में?
चलो अरे ये इसको मैं, चलो इसको 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 हटाता हूँ, इधर से भी हटाता हूँ। ग्राम को जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, फिर कहोगे सर एम कहाँ से आ गया। के जी और जी मतलब ग्राम, 10 की पावर 3 जी और बट्टा जी, और मीटर और 10 और सेंटी की जगह 10 की घात -2, और मीटर तो था ही। देखो ये है सेंटी, 10 की घात -2, ये है किलो, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको अनुलग्न। तो जी से जी गया, एम से एम गया, आया राम गया राम हो गया भाई, 10 की घात 3 की पावर 1, और ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात 2 की पावर 1, बट्टे में ऊपर चला जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो घात प्लस हो जाएगी ना। अब आपको पता है आधार समान हो तो घातें जुड़ती है भाई, ये हो जाएगा 10 की घात 3 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात 2, और आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है, ये भी बता दूं, 3 + 2, तो n2 कितना हो जाएगा भाई, 10 की घात 5। अतः हम कह सकते हैं 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायने होती है, डायने होती है, डायने, ठीक है भाई। तो न्यूटन की खोज आपको पता है चाचा न्यूटन ने करी थी, और चाचा न्यूटन ने करी थी, उसके बाद ये अपन ने निकाल दिया कि भाई 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। क्लियर? ये आपने पढ़ा हुआ है। इसी के साथ एक बार वापस देख लो इस मेथड को, फिर अपन अगली कक्षा में मतलब अगले टॉपिक की तरफ प्रस्थान करेंगे। तीनों अनुप्रयोग मैंने करा दिए ठीक है, तीनों अनुप्रयोग मैंने करा दिए, और अगर चाहो तो इसका मैं ट्रिक से बता सकता हूँ। अभी एक ट्रिक छोटा सा, ठीक है, इस विधि से करना। देखो मैं और एक अपना अनुभव शेयर करूँगा। बच्चे ऐसे सवाल में क्या करते हैं, कभी ना कभी गलती करते हैं, इसमें बीच में कहीं ना कहीं कोई स्टेप पे गलती हो जाती है, तो इसका आंसर आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, तो काम बैठ जाएगा। कैसे पता होना चाहिए ये भी देखिए, तो आप शॉर्टकट ट्रिक से निकालिए। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। तो आपको पता है F = ma होता है, ये आपको लिखना है। आपको पता है ये न्यूटन होता है, ये kg होता है, और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जब 1 न्यूटन है तो ये 1 ये है। क्लियर? अब CGS में इसका मात्रक डाइन होता है, ये पता होना चाहिए। CGS में इसका मात्रक डाइन होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि किलो को मैं क्या लिखूँ, 10 की घात 3 ग्राम, मीटर को लिखूँ 10 की घात 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर। मीटर क्या होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, एक ही बात है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर को मैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। किलो में 1000 होते हैं, 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हो। ये तो पता है ना, ये चीज़ें तो छोटी है यार। 3 जीरो है तो 10 की घात 3, 100 है, 2 जीरो है तो घात 2। बताओ कितनी लगेगी घात, बताओ। तो 2 और 2 4 और 2 6। ये तो यार पता होना चाहिए यार, इतनी छोटे लेवल पे तो। पर मैं समझाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं हर बच्चे को साथ लेके चलूंगा। नहीं आया समझ में, पूछ लेना 10 बार, ठीक है। तो ये घात कितनी हो गई भाई, 10 की घात 3 और 2 5, और बट्टे में तो पड़ा ही है, बट्टे में सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। क्लियर? तो बट्टे में सेकंड स्क्वायर पड़ा है। तो अब मैं इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है उधर। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही होता है डायन। क्या होता है, डाइन। तो अतः आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि 1 न्यूटन में 10, देखो इतने से में हो गया। F = ma होता है, 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है डाइन किसका है, सेंटीमीटर का मात्रक है। किलो को लिखा 10 की घात 3, मीटर में लिखा 10 की घात 2 सेंटीमीटर, दोनों घातें जुड़ गई, 10 की घात 5 हो गई, खत्म बात। अरे देखो यार कितना जल्दी हो गया। ये आपको पहले से पता हो ना, तो आपको पता है कि आंसर यही लाना है, तो बस हो जाएगा इजीली। क्लियर भाई? तो अपन ने विमा के तीनों अनुप्रयोग पढ़ लिए। इसमें कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। आपका एक और होमवर्क देता हूं, HW गृह कार्य 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, अर्ग जो है कितने अर्ग होते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि जो ये अर्ग है ये CGS का मात्रक है, ठीक है। और ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आपको इसी विधि से निकालना है, क्लियर, कितने अर्ग होते हैं, और क्लियर इसी विधि से निकालना है। और आपको पता है, मैं बता भी दूं आंसर, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। कितने अर्ग होते हैं भाई? 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, क्लियर। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। चलो ये आप कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। अगला सवाल, ठीक है। ये मैंने इसमें शॉर्टकट भी व्यवस्थित कर रखा है, एक शॉर्टकट मेथड भी बताया आपको। अरे नोट से पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि बच्चों को इधर उधर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ एडिशन होगा तो अपन करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट है यही चीज़, 1 न्यूटन में सूत्र लिख दिया, किलो की जगह ये लिख दिया, ये हो गया। सवाल आया कि भाई जी यदि MKS में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, तो CGS में कितना होगा? तो G आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, किसमें? MKS में। अगर इसको CGS में बदलना है, तो इसको CGS में बदलना है तो G बराबर 9.8 मीटर को मैं क्या लिखूं? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जब 100 इससे गुणा होगा तो G कितना हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है। अब आ गया 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये लिखा हुआ है नोट्स में, आप मेथड देखिए, आपसे बन जाएगा। ट्रिक से बताना है तो ट्रिक से मैं बता दूं आपको, यही बता देता हूं ट्रिक से। 1 जूल जो होता है वो F कार्य, ट्रिक कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है, और इसका मात्रक जूल होता है, और इसका मात्रक होता है, अभी देखा था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये विस्थापन है। इसको मैं, अरे यार चलो भाई इधर कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको ट्रिक से अपन देखें, तो मैं ट्रिक से बता रहा था आपको कि F इंटू एक्स मान लो, चलो कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो एस काट दोगे आप। बल इंटू विस्थापन को x भी लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक तो हो गया kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मीटर में और आ गया, तो अब जूल कितना हो गया? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको CGS में बदलना है, और अपने को पता है कि अर्ग CGS का मात्रक है, तो k को लिखा 10⁻³ ग्राम, इसको लिखा 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बट्टा सेकंड का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 10⁻³ ग्राम 10⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बट्टा सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड का स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या होता है? ये होता है अर्ग। अतः 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये अपने ट्रिक से कर लिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आपको इस विधि से ये करा हुआ है नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय इसको नहीं देते हैं, तो 1 मिनट रुकिएगा। चलो, तो अभी इस कक्षा में अपने पास अभी 10 मिनट शेष है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ देते हैं विमीय समीकरण जो है, ये अपन जो पढ़ रहे थे इसको अपन करते हैं जूम। ठीक है, अब विमीय समीकरण के सीमा बंधन, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, विमाओं को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस, तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस विमीय
समीकरण के कुछ सीमा बंधन है, यहाँ 5 सीमा बंधन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, सुनते जाइए, पांचों के पांचों सेट कर लेना भाई दिमाग में, ठीक है। फेविकॉल होता है, फेविकॉल, फेविकॉल से ज़्यादा अपने दिमाग से चिपका देना। तो इस विधि द्वारा सूत्रों में विद्यमान शुद्ध संख्याओं और विमाहीन नियतांकों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शुद्ध संख्याओं, शुद्ध अनुपात भी लिख सकते हो, शुद्ध अनुपात, विमाहीन नियतांकों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। शुद्ध संख्याओं और विमाहीन नियतांकों और शुद्ध अनुपात के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। भाई पहली चीज़ मैंने यह बताया था आपको, शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की विमा नहीं होती है, बताया था, शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की विमा नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात और विमाहीन नियतांकों की विमा नहीं होती है, इसीलिए इनके सूत्र व्युत्पन्न करने में या इनके जानकारी प्राप्त करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। तो इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे अभी अपन ने देखा था, के तक छोड़ दिया था अपन ने, मान लो ये, अब के क्या है तो नहीं पता अपने को, बात नहीं समझ में है, तो इसके बारे में पता, क्योंकि के तो विमाहीन है। चलो ठीक है। राशि के लिए सूत्र की स्थापना इस संबंध द्वारा नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है। जब अभी ने देखा था टी समानुपाती, उसी के बराबर लिखो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे मैं इसका उदाहरण तो ये हो गया एक कि के है, तो के क्या है पता नहीं, ठीक है। इसका है कि अपन ने देखा था, अपन ने कहा टी समानुपाती m की पावर a l की पावर b t की पावर c, ठीक है। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उस राशि के लिए सूत्र की स्थापना इस विधि द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि विमीय विश्लेषण में MLT की घातों की तुलना। अब आप ये देखिए, कहीं ना कहीं इनकी जो विमाएँ होगी वो M, L और T में होगी, और अपनी अज्ञात राशियाँ भी 3 ही हैं। तो अपन कर सकते हैं 3 समीकरण, 3 भौतिक राशियाँ, देखो MLT 3 ही हो सकता है, 3 है तो 3 समीकरण बनेंगे, और 3 इक्वेशन है तो 3 अज्ञात राशियाँ ही अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ही मान के चलो ML और ये G था, G लिखना MLG, मान के चलो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी V और डाल दी, तो अगर इसका अपन कर देंगे D, पावर D करेंगे, क्लियर। 3 या उससे कम हो तो अपन कर सकते हैं। मान के चलो कोई भौतिक राशि 3 पर निर्भर कर रही है, x y किसी पे भी, MLG पर निर्भर कर रही है तो अपन कर सकते हैं। 2 पे कर रही है तो भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 4 पे निर्भर कर रही है तो 4 अज्ञात राशियाँ ले ली अपन ने, 4 पे निर्भर कर रही है। ध्यान से देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए, MLG और V, मान लो वो 4 पे कर रही है तो 4 अपन ने क्या लिए, इसकी घातें ली, चारों अज्ञात है। अब समीकरण तो MLT में ही बनेगी ना, तो MLT में समीकरण बनेगी, तुलना करेंगे तो 3 समीकरण ही मिलेगी, और 4 अज्ञात राशियाँ ज्ञात करेंगी, वो संभव नहीं है। 3 समीकरण से 4 अज्ञात राशियाँ ज्ञात करना संभव है क्या? नहीं है। तो देखो 4 अज्ञात राशियाँ होगी ABCD, और समीकरण तो MLT की तुलना करेंगे तो 3 ही बनेगी। अतः यहाँ पे ये विमा का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, क्लियर। फिर भी ठीक है, राशियों के सदिश से अदिश होने संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब ये अपने को ये नहीं बताता कि राशियाँ, क्योंकि विमा से जांच की है, कैसे बताएगा? अब ये टी के ऊपर टी जो है ये सदिश से अदिश, अपने को क्या पता चलेगा? तो इसके बारे में कोई भौतिक राशि सदिश से अदिश ये भी अपने को पता नहीं चलता है। तो पहला क्या बताया बताओ? विमाहीन नियतांक, शुद्ध संख्या, शुद्ध अनुपात की विमा की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी विमा होती नहीं है। दूसरे मैंने बताया कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसकी विमीय सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि समीकरण तो 3 बनेगी लेकिन अज्ञात राशियाँ 4 हो जाएगी, जो कि असंभव है। तीसरा, सदिश और अदिश होने संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। चौथा, त्रिकोणमितीय फलन, लघु गणकीय फलन और चर घातांकीय फलन युक्त सूत्र को इस विधि द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर किसी सूत्र में ये सारी चीज़ें हैं तो अपन इसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते हैं, सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये विमाहीन है। अब विमा की तुलना करेंगे तो विमाहीन है, तो अपन तो उसको इग्नोर ही कर देंगे। तो जैसे उदाहरण दिया है y बराबर a sin ओमेगा t, तो इसका उदाहरण मैं इधर लिख देता हूँ। y बराबर, ये आएगा तरंग वाले चैप्टर में,
ए साइन ओमेगा टी। अगर ये सूत्र व्युत्पन्न करने को बोले तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना कैसे करेंगे, ये तो वैसे विमाहीन है, इसकी और इसकी विमा तो मैच हो जाएगी, इसकी विमा और इसकी विमा मैच हो जाएगी। ये L1 है, मीटर है, लंबाई है, और इसकी विमा भी L1 है, लेकिन ये विमाहीन है तो इसकी विमा अपने को नहीं पता चलेगी, ध्यान रखना। क्लियर? और इसका एक साथ और बता दूं, मैंने आपको बताया था ये विमाहीन है और ये भी विमाहीन है, तो निश्चित रूप से इसका कभी शॉर्ट में निकालना हो, जल्दी निकालना आंसर, तो आप देखिए यदि ये सेकंड में है, इसको विमाहीन होना है, यदि ये सेकंड में तो ये निश्चित रूप से पर सेकंड में होगा, यदि ये सेकंड में तो ये पर सेकंड में होगा, यदि इसकी विमा t1 होगी तो इसकी पावर निश्चित रूप से t-1 होगी। मैं कहूँ साइन ए बी, और b यदि वेग है तो इसकी विमा होगी L1 t-1 ए वी कर दूँ, एक मिनट रुकना, ए वी कर दूँ, ए वी कर दूँ, जिसमें वी वेग है, तो वेग की विमा ये हो जाएगी, तो इसकी विमा निश्चित रूप से वेग की विमा की उल्टी होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर बात है समझ? क्योंकि पीछे वाला विमाहीन होना है, तो यदि इसकी जो विमा होगी, जो ज्ञात की विमा है, उसकी उल्टी पावर्स में विमा होगी अज्ञात की। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये भी कर लिया। नेक्स्ट, यदि कोई भौतिक राशियों के योग या अंतर पर निर्भर करती है, यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग अथवा अंतर पर निर्भर करती है, योग अथवा अंतर पर निर्भर करती है, तो उस राशि के लिए इस विधि द्वारा सूत्र की स्थापना नहीं कर सकती, जैसे v बराबर u प्लस ए टी। तो यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के, कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों के प्लस या माइनस पर निर्भर करती है, सूत्र में प्लस और माइनस आता है, तो इस प्रकार के सूत्र व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। वापस देखिए, यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग या अंतर पर निर्भर करती है, यदि कोई भौतिक राशि यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग अथवा अंतर पर निर्भर करती है, याद करो भी तुरंत, यदि कोई भौतिक राशि है, मान के चलो वेग ही है, दो राशियों के योग तथा अंतर पर निर्भर करती है, तो उस राशि के लिए इस विधि द्वारा सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के प्लस या माइनस पर निर्भर करती है, तो इनके सूत्र व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। क्लियर? ये उदाहरण हो गए। तो अपन ने यहाँ मोटा मोटा क्या देखा, पॉइंट पे तुरंत याद करें, शुद्ध संख्या, शुद्ध अनुपात और विमाहीन नियतांकों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, न इन सूत्रों में इनका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई भौतिक राशि तीन या तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इनका सूत्र व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि MLT पर निर्भरता के आधार पर हमें तीन समीकरण प्राप्त होंगे और चार अज्ञात राशियां तीन समीकरण से ज्ञात नहीं की जा सकती है। तीसरा, ये सदिश और अदिश के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। चौथा, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन तथा चरघातांकी फलन से संबंधित सूत्र इस विधि से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये विमाहीन होते हैं। पांचवा, कि यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग तथा अंतर पर निर्भर करती है, तो इस प्रकार के सूत्र इस विधि से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। सबका एक एक उदाहरण देकर मैंने बता दिया। इसके आगे चलते हैं। देखिए, विमीय समांगता का सिद्धांत, ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। इसी के साथ ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है, सूत्र दिया हुआ है, मतलब ये आपके होमवर्क के लिए करो तो उचित है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, नहीं तो इसको अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए तो समय समाप्त हो चुका है। अब ये जो है उदाहरण, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए।
क्लियर। यदि h ऊंचाई से गिरती किसी वस्तु के लिए ऊंचाई का सूत्र h बराबर हाफ gt है तो सूत्र की सत्यता की जांच करो। ठीक है, सूत्र है h बराबर हाफ gt, कुछ नहीं करना आपको, h ऊंचाई की विमा, g गुरुत्वीय त्वरण की विमा और t समय की विमा से सत्यता की जांच करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर देता छोटा कि यहाँ एक और है जिसको आपको थ्योरी लैंग्वेज तो नहीं लिखी गई है, F समानुपाती R ईटा V। यदि कोई श्यान बल, ठीक है, इसका कल मैं लिखाऊंगा, बस अभी आपको क्या करना है मैं बता दूं। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन भी लिखाऊंगा। R की पावर A, घाते में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये बताया कि भाई कोई बल है वो R ईटा और V पर निर्भर करता है, तो मैंने क्या किया, इनको लिख के इनकी घातें लिख दी ABC। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, जिसमें ये है बल ताकि विमाएँ पता चले, ये है त्रिज्या तो त्रिज्या की विमा आपको पता है L1, ईटा शांता गुणांक, शांता गुणांक की विमा याद होनी चाहिए, मैंने कल आपको कहा था क्योंकि पेपर में आती है कल शांता गुणांक की विमा याद करना, और V है वेग, तो वेग की विमा याद होती है, तो इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 t-2, इसकी हो जाएगी L1, इसकी हो जाएगी L1 t-1, और शांता गुणांक की होती है mLt। अब जो एक्चुअल विमा है वो देखो याद हो तो ठीक है, नहीं है तो अपन इसको इस तरह से वापस ज्ञात कर सकते हैं। याद आ रहा है ये सूत्र, तो इस सूत्र में ईटा की विमा अपन ने निकाली थी, तो F बट्टा, देखो मैं खुद रटता नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चे रटें, और इसकी विमा अपन निकालनी है तो m1 L1 t-2, कितनी देर लगती है आप देखिए, ये विमाहीन है, त्रिज्या का हो गया L1 और वेग का हो गया L1 t-1, तो ये काटा तो ये आंसर आ जाएगा m1 L-1 t-1, देखो तो ये हो जाएगा 1 -1 -1। मुझे विमा याद नहीं थी लेकिन मुझे तरीका याद था तो मैंने इसकी विमा निकाल ली। अगर मैं कुछ हल्का फुल्का मेरे दिमाग में आ जाता, मैं तुक्का लगाता, मैं कहता यार शायद ये प्लस होगा, तो मैं करता जाता अंत में आंसर आता मेरा गलत, और आंसर जब आता गलत तो मुझे अंक मिलता अंडा, क्या मिलता भाई, 0 अंक मिलता। तो ये गलती क्यों करनी भाई, जब कन्फ्यूजन हो साइड में मेथड पता होना चाहिए, कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसी तरह अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा समझाया हुआ पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और गांव ढाणी के बच्चों और अपने मित्रों तक फैलाएं इस वीडियो को। इसी के साथ धन्यवाद, और ये 2 क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।